गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सब लोग ज्वाइन हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर आई स्टार्ट यूनिट नंबर 2, कंसिडरेशन। टॉपिक का नाम कंसिडरेशन। आपको याद होगा तो यूनिट नंबर 1 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने अलग अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। एक तरह से आप बोल सकते हो कि लॉ चैप्टर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक तरह से लैंग्वेज हमने समझने की कोशिश की। सेक्शन 10 के हिसाब से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट वाज टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर विच शुड बी एक्सेप्टेड वैलिडली, ताकि एग्रीमेंट हो एंड एग्रीमेंट फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हमने लास्ट यूनिट में देखा, स्पेशली लास्ट पार्ट में 2-3 लेक्चर में, how we discussed the meaning of offer, that is proposal, then acceptance, legal rules regarding offer, legal rules regarding acceptance. Okay, communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer, revocation of acceptance, ये सारी बातें हमने यूनिट नंबर 1, जो कि एक बड़ा यूनिट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। एंड मैं चाहूंगा कि जो यूनिट कंप्लीट हो गया है उसका आप जरा रीडिंग रखें। ओके, द मोर यू रीड द मोर यू विल रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड। ओके, सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड मत रहो, यू हैव टू रीड योरसेल्फ आल्सो। सो अब मैं एक छोटा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। एंड बिफोर आई स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन कंसिडरेशन, आपको याद होगा सेक्शन 10 में दिस इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, आई कैन से। ओके, याद करके बताओ, मैंने पढ़ाया था, थोड़ा आइडिया दिया था, अगर आप टाइप कर सकते हैं आंसर को। कंसिडरेशन का मैंने एक सिंपल मीनिंग क्या बताया था आपको? वेरी गुड, परफेक्ट, समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न मैंने एक मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। मैंने कहा भी था कि बच्चे ये हम थोड़ा डिस्कस करके रखते हैं, आने वाले लेक्चर में काम आएगा हमको। तो बच्चों, मैं डिस्कशन जो शुरू कर रहा हूँ, एक जनरल डिस्कशन के साथ शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट आप मेरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, फिर हमारे नोट्स में क्या लिखा है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंसिडरेशन? तो सबसे पहले कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जो आपने अभी आंसर टाइप किया। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। एंड जिस वक्त मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि जब आप कंसिडरेशन के बारे में सोचे तो सिर्फ मनी एंगल में मत सोचना, बिकॉज कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ये सब ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था, बरोबर है। अब ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। इनफैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं एक एक वर्ड जो यूज कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, बरोबर है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, इफ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन, इट इज void।
अब आप बोलेंगे सर वॉइड का मतलब क्या, तो आपको ऑलरेडी मालूम है। वॉइड मतलब आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वाज नो कंसिडरेशन। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एब्सोल्युटली वॉइड, कंप्लीटली वॉइड। दैट मीन्स टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। लॉफुल मतलब लीगल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। समथिंग इन रिटर्न, इसको लैटिन टर्म, जैसा इंग्लिश में एक इंग्लिश का एक और एंगल रहता है, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज सुना होगा आपने, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में इसको हम क्विड प्रो को कहते हैं। अभी आप वापस पूछेंगे सर क्या बोले आपने, तो मैंने कहा क्विड प्रो को, अभी नोट्स में हम पढ़ेंगे। क्विड प्रो को, सीए स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्विड प्रो को मीन्स, एंड आपको चार ऑप्शन आएगा एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। तो क्विड क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब इट इज कंसिडरेशन इन लैटिन लैंग्वेज। इंग्लिश में भी कॉल इट एज कंसिडरेशन, in Latin language that consideration is called as quid pro quo. So first of all, कोई कॉन्ट्रैक्ट enforceable होगा कि नहीं होगा, that depends upon consideration. If there is consideration, अगर consideration है तो फिर ये देखो लॉफुल कंसिडरेशन है कि अनलॉफुल कंसिडरेशन है। आप जैसे कि एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंसिडरेशन लिखकर एक साइड में लिखेंगे नो कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन दैट मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल भाषा में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आई मीन टू से इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बना है तो वो वॉइड हो जाएगा। सेकंड, सर कंसिडरेशन है, देयर इज कंसिडरेशन, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कंसिडरेशन के बाद आप ये देखोगे कि दैट कंसिडरेशन इज लॉफुल और अनलॉफुल। तो आप बोलेंगे सर लॉफुल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन है, इलीगल कंसिडरेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इनडायरेक्टली आपको तीन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। पहला, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इट इज एब्सोल्युटली वॉइड, इट इज एज गुड एज नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, लॉ ऐसा एजम्पशन करेगा। एंड जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एनफोर्सिबिलिटी। सेकेंड, सर कंसिडरेशन है लेकिन वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है, वो भी देखना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलो, अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलो। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड वॉइड, वॉइडेबल सिखाया था बच्चों। देखो अभी मैं यूनिट नंबर 1 में जो टर्म्स मैंने सिखाए थे ना, उसको अभी मैं कैसे नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, देखो सेकंड टॉपिक से। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक का नॉलेज कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बच्चों, गेटिंग दैट। सो जितना अंडरस्टैंडिंग होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो फिलहाल यहाँ तक का डिस्कशन में कोई डाउट टाइप कीजिए जरा, कोई डाउट, यस नो में कुछ, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? ओके, ठीक है। अभी वो इतना कुछ खास हुआ नहीं कि ज्यादा डाउट आएगा, एक जनरल डिस्कशन हुआ है। एंड बच्चों नाउ यू कंसंट्रेट ऑन द नोट्स, जरा नोट्स पर कंसंट्रेट करो। ये यूनिट में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। जैसा हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ा था, उनका मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके लीगल रूल्स क्या थे। So what are the legal rules regarding valid consideration? This will be our second discussion in this topic. Then no consideration, no contract. अभी अभी मैं कह रहा था rule, no consideration, no contract, contract becomes absolutely void. But ये जो rule है ना, no consideration, no contract, इसके लिए we will be discussing some exceptional case.
मुझे टाइप करके बताओ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं एक्सेप्शनल केस पढ़ा रहा हूं, अगर मैं एक्सेप्शनल केस पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ाऊंगा? एनीवन? किसी ने लैंग्वेज कैच किया? रॉन्ग आंसर भी चलेगा। एक तरफ मैंने क्या कहा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके लिए देर आर सम एक्सेप्शन। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो गया? इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो गया? नो कंसिडरेशन स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड दिशा, दिशा ने आंसर लिखा है, वेरी गुड। इवन देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट। 5-6 ऐसे सिनारियोज हैं जहां पर देर विल बी नो कंसिडरेशन बच्चों, फिर भी लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेगा। ये अभी मैं सिर्फ ऊपर के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने ऐसे ही बीच में पूछा आपसे। प्रिया ने आंसर कंसिडरेशन नहीं है बट लीगल है। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बोलना चाहिए था। When consideration not there, there is a contract. Exactly. Very good, Savio. Some contracts may be without consideration. Very good, Lance. Perfect. Okay. And now, last इसमें जो चौथा डिस्कशन हम करेंगे, that is doctrine of privity of contract with exception. First, we try to understand the principle of privity of contract. आप बोलेंगे सर डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म है जो वी विल बी डिस्कसिंग, एंड फिर उस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बच्चों ये छोटा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ये दिखने में छोटा टॉपिक लगता है, बट अकॉर्डिंग टू मी पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन ये वर्ड को समझना, बराबर है, ये काफी शुरुआत में कुछ बच्चों को टफ जाता है। आप बोलेंगे सर इजी तो आपने बताया, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम डिस्कस करने लगते हैं तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों। आपको शुरुआत में होगा हल्का सा कंफ्यूजन, बट बेटर यू आस्क योर डाउट्स एंड क्लियर दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजन। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वी कम, स्क्रीन पर आप देखेंगे तो व्हाट इज कंसिडरेशन, दे हैव गिवन द मीनिंग डेफिनेशन, बट उसके पहले मैंने जनरली जो आपके साथ डिस्कस किया था, ये यूनिट नंबर 2 एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा आइडिया दे रहा है। देखो लेट अस रीड दैट पॉइंट। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सी द पॉइंट, अगर किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करना है तो कंसिडरेशन इज मस्ट। विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल भाषा में। सो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट without which no single promise will be enforceable. अगर मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया है और उस मेरे प्रॉमिस के बदले अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो प्रॉमिस आप मेरे से एनफोर्स नहीं करा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। गेटिंग दैट? आई विल बी डिस्कसिंग दैट विद एग्जांपल। हाँ बच्चों, इट इज टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ, बच्चों आ गया देखो वर्ड लैटिन टर्म की मैं जो बात कर रहा था ना, कि लैटिन टर्म में कंसिडरेशन का मतलब क्या, ये जरा अच्छे से आप, मैं तो कहूंगा कहीं साइड में लिख के रखो, बाय हार्ट करके रखो। क्विड प्रो को, इट इज टर्म यूज्ड इन सेंस ऑफ क्विड प्रो को, दैट इज इंग्लिश में इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। एनीथिंग इन रिटर्न नहीं बोलने का, समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट समथिंग इन रिटर्न कैन बी एनीथिंग। It can be in the form of your act. It can be in the form of your forbearance. It can be monetary. It can be non-monetary. बरोबर है? It can be anything. मेरे प्रॉमिस के बदले क्या, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के बदले क्या, वो जो प्रॉमिस के बदले क्या हम बोलते हैं, दैट इज कंसिडरेशन। ओके, having double aspect of benefit to the promiser and detriment to the promisee. प्रॉमिसर प्रॉमिसी वर्ड अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके
डेट्रीमेंट वर्ड याद रखना, डेट्रीमेंट मतलब लॉस, डेट्रीमेंट मतलब लॉस, डेट्रीमेंट मतलब फोरबियरेंस नहीं बोलने का बच्चों, डेट्रीमेंट मतलब लॉस, बेनिफिट टू वन पार्टी एंड लॉस टू अनदर। याद रखना कंसिडरेशन एस्पेक्ट में हमेशा याद रखना कि दो पार्टीज में एक पार्टी विल बी बेनिफिटेड एंड अदर पार्टी विल बी एट लॉस। बराबर है, ये मैं अभी प्रूव करूंगा बच्चे एग्जाम्पल के साथ, मैं ऐसे ही ऊपर के ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा आपको। आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट हैज टू बी रियली अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ सम डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट मतलब लॉस मैंने बोला, as envisaged by English law, as given in English law. In this unit we shall try to understand, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, try to understand the concept of consideration and also the legal requirements regarding consideration. and अब आपके सामने what is consideration बच्चों, ये मीनिंग एज वेल एज डेफिनेशन हम कवर करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू क्लियर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स। मैं पहले वो दो इम्पोर्टेंट टर्म अगर क्लियर करूंगा तो आपको ये आगे का पूरा समझेगा, अदरवाइज ये समझेगा नहीं। कोई बताएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में हाउ मेनी पार्टीज वी हैव? बिल ऑफ एक्सचेंज आपने एसवाईजेसी में पढ़ा ना बच्चों, नॉर्मली वी हैव थ्री पार्टीज। अभी सभी लोग आंसर देंगे क्योंकि ये आपके ऑलरेडी सीए एंड सीएस के एग्जाम में भी है, बरोबर है, अकाउंट्स में ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, सही है ना? सही है, सही, यू आर राइट, बराबर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप आपको पढ़ाया गया होगा प्रोमिसरी नोट। इफ यू नो समथिंग अबाउट प्रोमिसरी नोट टेल मी, प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं? प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं? आई होप आपको अकाउंट्स में जरूर पढ़ाया गया होगा बच्चों प्रोमिसरी नोट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मेनी स्टूडेंट्स आर टाइपिंग आई थिंक आंसर, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। प्रोमिसरी नोट बहुत ही स्लो डिस्कशन अभी जाएगा बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, कंसिडरेशन किसी भी हालत में। यस, व्हाट आर द आंसर्स? सो आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, प्रोमिसरी नोट पढ़ाया गया था बच्चों आपको, को बहुत लोगों ने आंसर लिखा नहीं इसलिए। प्रोमिसरी नोट में वी हैव, प्रोमिसरी नोट पढ़ाया गया था आपको अकाउंट्स में, मेकर एंड पेई। नो नो नो, आई थिंक ओके, ठीक है, सो लेट मी कंटिन्यू देन। ओके, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, यस, एग्जैक्टली। बच्चों जाने दो, चलो, सो लेट अस डिस्कस। हमें कंसिडरेशन में जो चाहिए दो वर्ड, दैट इज वन इज प्रोमिसर एंड वन इज प्रोमिसी। बच्चों किसी भी एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ने का, एंड पढ़कर फर्स्ट यू ट्राई टू मेक इट क्लियर कि विच पार्टी इज प्रोमिसर एंड विच पार्टी इज प्रोमिसी, कौन प्रोमिसर है एंड कौन प्रोमिसी है, बरोबर है। ये पहले एग्जाम्पल पढ़कर कंफर्म कर लेने का। अगर आपको प्रोमिसर एंड प्रोमिसी कंफर्म करने में ही मिस्टेक हो रहा है, तो यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक इन कंसिडरेशन, याद रखना। अगर आपको ये दो वर्ड क्लियर ही नहीं है तो कंसिडरेशन आपको समझेगा नहीं, फिर आपको टेंशन हो जाएगा। सो आई गिव वन एग्जांपल, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, सोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स बेच दिया। एंड बी जो है, he promises to pay the money after 2 months. A sold goods to B
and B promises to pay the money after 2 months. So in this example, you tell me who is promiser? प्रॉमिस कर कौन रहा है? प्रॉमिस दे कौन रहा है? एग्जैक्टली बी. वेरी गुड. पेमेंट करने की प्रॉमिस कौन कर रहा है? बी. तो यहाँ बी को आप प्रॉमिसर कहोगे. पर्सन वन हु गिव्स प्रॉमिस वो प्रॉमिसर हो गया. एंड द पर्सन टू हुम प्रॉमिस हैज बीन गिवन, पर्सन जिसे प्रॉमिस दिया जाएगा, जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स प्रॉमिसी. दैट पर्सन बिकम्स प्रॉमिसी. सो बच्चों, भाविका, आपने मेरा एग्जाम्पल ठीक से सुना नहीं लगता है. मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में. ए सोल्ड गुड्स टू बी. ए ने बी को गुड्स बेचा एंड बी ने क्या किया, उस गुड्स का पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा ऐसा प्रॉमिस कर दिया. बी promises to make the payment after 2 months. तो इन माय एग्जाम्पल, हु इज द प्रोमिसर? जिसने प्रॉमिस किया, हु इज द प्रोमिसर? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा बी. नाउ यू टेल मी हु इज द प्रोमिसी? हु इज द प्रोमिसी? ए. अब बच्चों, हाँ, वेरी गुड, ए. अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना. अब क्वेश्चन ये है, अब बच्चों कंसिडरेशन को जरा ध्यान से समझना. अब बी ने अगर 2 महीने बाद पेमेंट नहीं किया, बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो ए केस कर सकता है बी के ऊपर. इसलिए कर सकता है बी के ऊपर क्योंकि बी क्या कहेगा कि आप मेरे से पैसा जो मांग रहे हैं, इसके बदले आपने क्या किया? पढ़ाई के लिए तो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट क्या तैयारी किया? का साथी. तो बताओ, बी से ए ने जो पैसा मांगा है, उसके बदले ए ने बी के लिए क्या किया? तो गुड सप्लाई किया. तो दैट गुड सप्लाई इज अ कंसिडरेशन. ए इमीडिएटली कोर्ट में क्या कहेगा कि आई एम डिमांडिंग मनी फ्रॉम बी. द रीजन आई हैव सप्लाइड द गुड्स, आई हैव सोल्ड द गुड्स टू बी, एंड दैट इज कंसिडरेशन. गेटिंग दैट? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एंड देयरफॉर आई हैव राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरिंग माय मनी. बी ऐसा बोलेगा क्या कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम क्यों पैसा मांग रहे मेरे से? तो ए इमीडिएटली क्या बोलेगा, अरे मैंने गुड्स बेचा है, तेरे को कंसिडरेशन है, ऐसा क्या कर रहा है कि नहीं? मैं तेरे से जो पैसा मांग रहा है, उस पैसा मांगने के पीछे रीजन क्या है? आई हैव सोल्ड द गुड्स. सो सेलिंग द गुड्स इज इनफ कंसिडरेशन. बरोबर है? मैं आपको बिना पढ़ाए कहूं कि आपसे पैसा दे दो आप, तो आप पैसा देंगे क्या? मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर. तो आप बोलेंगे सर आप हमसे पैसा मांग रहे हो, किस आधार पे पैसा मांग रहे हो, आपने किया क्या हमारे लिए? तो कोर्ट भी बोलेगा हाँ गिरीश क्या किया बताओ. मैं बोला नहीं कुछ नहीं किया. तो काय का पैसा मांग रहे हो तुम? लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैंने बच्चों को 1 साल पढ़ाया, तो दैट 1 साल पढ़ाया ना बच्चों, दैट इज कंसिडरेशन. देखो मैंने पहले कहा है, थोड़ा टफ लगेगा स्टार्टिंग में. ओके, तो थोड़ा समझने का ट्राई करो. ओके, सो यहाँ पर कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. मैं अभी बच्चों के एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल पहले कवर करता हूँ, फिर मैं आपसे डाउट पूछूंगा एंड फिर मैं रीड करूंगा. ठीक है, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल,
एक विलेज में एक पॉलिटिशियन आया। अब बच्चों आपको मालूम है जो नेता लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, ये आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो एक विलेज में देयर वाज वन टेम्पल विच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। गांव के लोग आपस में डोनेशन वगैरह निकाल कर दे कंस्ट्रक्टिंग दैट टेम्पल एंड दे वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। ओके, उनको पैसे की थोड़ी कमी थी वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और उसी वक्त इलेक्शन का माहौल था, तो एक पॉलिटिशियन वहां आया एंड उसने भाषण में अपने स्पीच में क्या कहा कि गांव में इस विलेज में जो टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए आई प्रॉमिस टू पे आई प्रॉमिस टू पे 10 लाख रुपीज। मैं 10 लाख रुपया देने का ऐलान करता हूँ, वादा करता हूँ। सभी पब्लिक ने, गांव वालों ने तालियां बजाई, है ना, अप्रिशिएट किया पॉलिटिशियन को। फिर पॉलिटिशियन वहां से चला गया बच्चों। ओके, पॉलिटिशियन वहां से चला गया। आफ्टर 2 मंथ्स गांव के जो ट्रस्टीज वगैरह थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के जो रिस्पॉन्सिबल पीपल थे, वो लोग पॉलिटिशियन के घर पे गए 10 लाख रुपीज लेने के लिए। एंड उस पॉलिटिशियन ने वो 10 लाख रुपीज देने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू पे दैट मनी। नाउ यू हैव टू टेल मी कि गांव के जो मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं, क्या उस पॉलिटिशियन के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? टाइप करो। बहुत सारे बच्चे नो आंसर दे रहे हैं, नो आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का नो आंसर है। अभिशंकर, योर आंसर इज यस। कैन यू जस्टिफाई योर आंसर? रॉन्ग आंसर भी चलेगा बेटा, बोलो। कैन यू जस्टिफाई योर आंसर व्हाई यस? ही प्रोमिसेस। अच्छा, मैं भी कुछ प्रॉमिस कर दूं एंड फुलफिल नहीं करूं, आप केस कर देंगे मेरे ऊपर? ही प्रोमिसेस दैट ही विल पे, बट प्रश्न ये है कि उसने जो प्रॉमिस दिया उसके बदले गांव वालों ने क्या किया था? कुछ किया था? वॉज देयर एनी कंसिडरेशन? पॉलिटिशियन ने जो प्रॉमिस किया उसके बदले वॉज देयर एनी कंसिडरेशन? वॉज देयर एनीथिंग, समथिंग इन रिटर्न? यू टेल मी। नो। इसका मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर केस नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैं कंसिडरेशन का मतलब जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखने में इजी लगता है, पढ़ने में इजी लगता है बच्चों, इजी है नहीं। यहाँ पॉलिटिशियन के ऊपर केस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था टू पे 10 lakhs, उसके बदले कुछ मिला क्या उसको? वॉज देयर समथिंग इन रिटर्न अगेंस्ट दैट प्रॉमिस? नो। इट वॉज प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, एंड एनी प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, नहीं नहीं, वोट्स मिलेगा ना, ये मिलेगा ना, दैट इज एक्चुअली कॉन्टिंजेंसी। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर। बराबर है? ओके अभिशंकर, दैट इज एंटायरली डिफरेंट मैटर। मान लो इलेक्शन के वक्त में ऐसे ही आया था वो, तो आप बोलेंगे हाँ पॉपुलर हुआ ना वो, ऐसा आप बोलेंगे, तो ये सब नहीं। पॉइंट है कि मैंने 10 लाख देने का प्रॉमिस किया था। मान लो मैं ही पॉलिटिशियन हूँ, मैंने 10 लाख आपको देने का अगर प्रॉमिस किया है, तो क्या उसके बदले आपने कोई गुड सप्लाई किया था क्या मुझे? हैव यू डन एनी सर्विसेज टू मी? हैव यू इनकर्ड एनी लायबिलिटी अगेंस्ट माय प्रॉमिस? अब बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी सभी बच्चों ने नो आंसर लिखा था, मैं उनको वेरी गुड बोलूंगा। एंड अभिशंकर को और बहुत बड़ा वेरी गुड है, क्योंकि आर्गुमेंट्स होता है, इससे बहुत से पॉइंट। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है अभी? देखो, यस, आवाज सुनाई दे रही है मेरी?
थोड़ा यहाँ नेट का प्रॉब्लम हुआ था इसके लिए, हाँ ठीक है, ओके। सो आई कंटिन्यू। ओके बच्चा, भी द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियन, हाँ मैं बच्चों जो एग्जाम्पल मैंने दिया था पॉलिटिशियन का, ओके, उसी को मैं सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मुझे आपका आंसर वापस देना एग्जैक्टली क्या है। देखो, सो मान लो कि एक पॉलिटिशियन गांव में आया एंड उसने ऐसी प्रॉमिस किया कि आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं 10 लाख रुपीस पे करूंगा। 10 लाख रुपीस पे करूंगा मैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को नोट्स? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों नोट्स? ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो अभी मैं पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला आंसर आई थिंक अभिशंकर का क्लियर हो चुका है। नाउ सेम एग्जाम्पल आई एम पुटिंग इन सम अदर वर्ड्स। बच्चों, पॉलिटिशियन आया, उसने गांव के ट्रस्टीज को बोला कि तुम्हारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल है, बरोबर है, उसने अपने होशियारी में बोल दिया कि चलो मैं 10 लाख रुपया तुमको दूंगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। ही प्रोमिसेस टू पे 10 lakhs रुपीज। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉमिस करके चला गया। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। तो जब गांव वालों को पता चला, ट्रस्टीज लोगों को, कि ये पॉलिटिशियन इज गोइंग टू पे अस 10 lakhs रुपीज एज अ डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, तो उन्होंने क्या किया, वो 10 लाख के बेसिस पर, वो 10 लाख रुपए के बेसिस पर इन्होंने बहुत सारा मटेरियल जो है उसका ऑर्डर दे दिया, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगता है, वो ब्रिक्स और वो सब सैंड वगैरह जो लगता है ना, आयरन स्टील वगैरह, वो सब इन्होंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि 10 लाख रुपए आने वाला है पॉलिटिशियन से। तो इन्होंने सब क्रेडिट पर सामान लेके आए एंड दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग दैट टेम्पल। एंड आफ्टर 1 मंथ जब ये पॉलिटिशियन के पास गए 10 lakhs रुपीज देने के लिए, एंड अभी पॉलिटिशियन ने अगर मना कर दिया, पॉलिटिशियन अगर रिफ्यूज कर दिया पे करने को 10 lakhs, तो क्या ये टेम्पल के ट्रस्टी केस कर सकते हैं क्या? क्या ये टेम्पल के ट्रस्टी केस कर सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चों का आंसर नो आ रहा है। बच्चों, यहाँ पे आंसर नो नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर यस आएगा। यहाँ आंसर यस आएगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे यस आएगा, कैसे यस आया, आप बताओ हमको। तो बच्चों, आंसर ये है कि पॉलिटिशियन ने जो 10 lakhs रुपीज देने का प्रॉमिस किया था, क्या उसके बदले सामने वाले पार्टी ने कुछ किया, कोई एक्ट किया, कोई नेगेटिव एक्ट किया, फॉरबियरेंस, कोई लाइबिलिटी इनकर्ड की? तुम्हारे प्रॉमिस के बेस पर कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हुई क्या? लाइबिलिटी इनकर्ड हुई ना? तुमने 10 लाख रुपए डोनेशन देने का हमको प्रॉमिस किया, तुम्हारे वो 10 लाख के बेसिस पर हमने जाके मार्केट से सामान खरीद कर लाया, तो आपके प्रॉमिस के वजह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई। ये लाइबिलिटी आपके प्रॉमिस के वजह से आई, एंड देयरफॉर दिस लाइबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। यानी यहाँ कोर्ट कोर्ट जो है वो यहाँ पर पॉलिटिशियन को बोलेगा कि नाउ यू हैव टू पे 10 lakhs रुपीज टू द ट्रस्टीज, टेम्पल ट्रस्टीज, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉमिस दे हैव इनकर्ड द लाइबिलिटी। ये सारे एग्जाम्पल देकर मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं,
कि अगर प्रॉमिसर ने कोई प्रॉमिस किया है तो उसके बदले, प्रॉमिसर के बदले जो भी होगा या जो भी हुआ है या जो भी होने वाला है, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल का मदद ले रहा हूं बच्चों. डायरेक्ट मैं वर्डिंग से आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे. सो ये जो मैंने अभी आपको पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका आंसर क्या था? नो. क्यों ये एनफोर्सेबल नहीं था? क्योंकि उसके प्रॉमिस के बेसिस पर कोई भी कोई भी एक्ट नहीं किया गया था. ध्यान में रखो, वो सीधा बोलेगा कि मैं जो 10 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया तो उसके बदले आपने क्या किया? तो कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों 10 लाख रुपया दूं आपको? अभी यहाँ इनके पास आंसर है, आपके 10 लाख के बदले आपने जो प्रॉमिस किया उसके बदले क्या किया? तो हमने खरीद लिया सामान. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू गिव अस 10 लाख रुपीज. तो आपके वजह से वी हैव इनकर्ड दैट लाइबिलिटी. अब वो लाइबिलिटी कौन पे करेगा? आपको जब देना नहीं था, देन व्हाई डिड यू प्रॉमिस देन? आपके प्रॉमिस पर मैं हमारी लाइबिलिटी इनकर्ड हुई. दैट लाइबिलिटी का इनकर्ड होना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन एंड हेंस इट बिकम्स एनफोर्सेबल. इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको? हाँ बच्चों, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आने को शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में. पहले आप एग्जाम्पल को एकदम कवर कीजिए एंड समझिए. चलो लेट अस स्टार्ट. अभी मैंने जो पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दिया इसको याद रखना बच्चों, एक केस स्टडी है इसके ऊपर. अभी आगे देखो आने वाले पेजेस पे आएगा वो. हाँ, तभी आपको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, व्हाट इज कंसिडरेशन? लेट अस स्टार्ट. कंसिडरेशन इज द प्राइस agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. Price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. बरोबर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आई प्रोमिस टू आई प्रोमिस टू टीच, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 1 साल आपको पढ़ाऊंगा. तो बच्चों मैं प्रॉमिसर हो गया, बिकॉज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 1 साल पढ़ाऊंगा. तो वो 1 साल पढ़ाने के बदले आप स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब प्रॉमिसी, उसके बदले आप मुझे जो देंगे that will be treated as consideration. That has to be treated as consideration. Getting that everyone? अब अगर किसी ने मेरे 1 साल पढ़ाने के बदले किसी ने मुझे 10,000 रुपया फी दिया, तो 10,000 रुपया मेरा मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया. किसी ने कहा सर फी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा ठीक है 50 kg राइस दे दो. तो किसी ने 50 किलो चावल दे दिया, तो वो भी मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया. तो मैंने जो एज अ प्रॉमिसर, मैंने जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर किया है, आपके लिए जो काम किया है, उसके बदले आप जो देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन. थोड़ा एकदम सिंपल करते हैं बच्चों, एकदम दोनों पार्टी के एंगल से हम सिंपल करते हैं. बरोबर है? कैसे जरा देखो बच्चों. मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं पढ़ाऊंगा, एंड आपने मुझे प्रॉमिस किया कि सर पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको 10,000 रुपया देंगे. बराबर है? तो फिलहाल हम दोनों ही प्रॉमिसर हैं. मैंने प्रॉमिस किया, आप प्रॉमिस ही हो गया ना. आपने पेमेंट का प्रॉमिस किया तो आप प्रॉमिसर हो गए, मैं प्रॉमिस ही हो गया. नाउ क्वेश्चन इज, मैंने पढ़ाया एंड आपने मुझे पैसे दे दिए. मैटर खत्म. तो अब दोनों पार्टी के एंगल से सोचते हैं. गिरीश सर के एंगल से क्या हुआ? पढ़ाने के बदले 10,000 मिला. पढ़ाने के बदले 10,000 मिला. एंड आपके एंगल से सोचो, 10,000 के बदले क्या बेनिफिट मिला? तो हमने लॉ पढ़ा. 10,000 देकर हमको क्या बेनिफिट मिला? तो हमको लॉ पढ़ने का
तो दोनों पार्टी के एंगल से हम ये सोच सकते हैं, बराबर, समथिंग इन रिटर्न। आपको 10,000 देकर क्या मिला? तो आपको लॉ का टीचिंग मिला, एंड मुझे टीचिंग देकर क्या मिला? तो 10,000 मिले, बराबर है। अब बच्चों जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा एक प्रकार से मुझे तकलीफ है, लॉस है मेरा, ये आपको बेनिफिट है। एंड आप 10,000 मुझे दे रहे हैं, वो मेरा बेनिफिट है, आपका लॉस है। यानी मैं बोलना क्या चाहता हूं कि कंसिडरेशन में हमेशा याद रखो, एक पार्टी विल बी बेनिफिटेड एंड एक पार्टी विल बी एट ऑलवेज एट लॉस। आपको सिर्फ एक पार्टी के एंगल से नहीं सोचना, दोनों पार्टी के एंगल सोचना है कि जब कभी कंसिडरेशन होगा, एक पार्टी विल बी बेनिफिशियल एंड एक पार्टी विल बी एट लॉस। अब आप मेरा और आपका एग्जांपल ले लीजिए। आपका 10,000 जाना आपके लिए लॉस है, एंड मेरा पढ़ाना ये मेरा लॉस है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है उसमें। गेटिंग दैट? तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस, एक का बेनिफिट एक का लॉस, ऐसा हमेशा आपको कंसिडरेशन में कवर करना है। ओके, सो अभी मैं डाउट नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर मैं डाउट पर आता हूँ आपके। सो कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द promisee for obligation of promiser. The word consideration was described in very popular English case, मिसा वर्सेस क्यूरी। ये छोड़ दो, बराबर है, एज मिसा वर्सेस क्यूरी का डिटेल नहीं, उनके मेन पॉइंट क्या था वो मैं रीड कर रहा हूँ। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party। मैंने अभी भी क्या कहा, एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस होगा। एंड forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other promising। गेटिंग दैट? सो एक के एंगल से बेनिफिट, एक के एंगल से लॉस, एक के एंगल से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक के एंगल से डिट्रीमेंट, बराबर ऐसा है, तभी आप कंसिडरेशन बोल सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडरेशन। गेटिंग दैट एवरीवन? आप हमेशा दोनों पार्टी के एंगल से सोचोगे। गिरीश सर का पढ़ाना, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है, तो ये उनका लॉस है, एंड स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल रहा है, यानी आपको उसका प्रॉफिट फायदा हो रहा है। रिवर्स सोचो, आप 10,000 दे रहे हो, यू आर पार्टिंग विथ योर 10,000, तो आपको लॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन वो क्लासेस को फायदा हो रहा है। तो एक को प्रॉफिट एक को लॉस। ओके, याद रखना। अब ये बच्चों हम मीनिंग डिस्कस कर रहे थे, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को क्या मीनिंग, दो तीन एग्जांपल दिए मैंने। अब सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, जरा देखो ना। डेफिनेशन का एक एक लाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे ना, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, तो ये डेफिनेशन का ही ब्रेकअप उसमें आपको मिलेगा, एक एक लाइन का ब्रेकअप आपको उसमें मिलेगा। So let us try to understand the definition of consideration. Section 2D, okay, वैसा सेक्शन सभी बाय करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफाइंस कंसिडरेशन एज, एंड आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो बोल्ड लेटर में 3 लाइन का डेफिनेशन है। बच्चों वैसे जल्दी मैं कुछ बाय करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ओके, लेकिन ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो आपको बहुत जगह काम आएगा, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स। थ्योरी जब आप लिखेंगे, कंसिडरेशन को लेकर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो मैं कहता हूँ कंसिडरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विद द डेफिनेशन ऑन मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन ऑलवेज। तो हो सके तो आप लोग ये डेफिनेशन को जरा बाय हार्ट करने की कोशिश कर लेना। मैक्सिमम रीड करोगे तो वैसे ही बाय हार्ट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों जरा शब्दों पे ध्यान देना। कंसिडरेशन का मतलब लॉ ने क्या लिखा है, मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर उसका एक एक लाइन में क्लियर करने को चालू करता हूँ। When at the desire of the promiser, पहला ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। When at the desire of promiser,
द promisee or any other person has done or abstain from doing, past tense आ गया देखो, does or abstains from doing,